गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। अध्याय 16 अंतर्राज्यीय संबंध। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और यह संबंध जो है, जो किस संबंध में होता है और भारतीय संविधान में इसकी रूपरेखा जो किस रूप में दी गई है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में संघीय शासन की सफलता के लिए केंद्र और राज्य के बीच में सहयोगपूर्ण संबंधों के साथ ही राज्यों के बीच में भी क्या है, पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय की भी आवश्यकता है। अब जब अब देखिए, सेंट्रल आप सभी जानते हैं कि संघ जो है वो सर्वोपरि है। और सभी राज्य जो है जनरली ऑफिशियली जो भी काम है उसके लिए संघ का सपोर्ट भी वो लगभग सभी करते हैं। तो लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, अब राज्यों के बीच में अगर जो है तनाव की स्थिति होती है, तो उसके समाधान के लिए ये आपका टॉपिक है, तो उसके समाधान के लिए मतलब कि राज्य आपस में सहयोगिता पूर्वक संचालन करें। तो उसी के संबंध है ये, जिसका नाम है अंतर्राज्यीय संबंध। तो अतः राज्यों के बीच में ये परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित ये प्रावधान जो है किए गए हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से, इनको एक बार आप यहाँ पर जान लीजिए कि इनके बीच में कोई ऐसी वाद विवाद ना हो। तो देखिए, ये पहला आपका लिखा गया है, अंतरराज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन। ठीक है, तो अभी ये नीचे आएगा। दूसरा है आपका अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, आर्टिकल 263 के अधीन में। अगला है रीजनल परिषदों का गठन। ठीक है, यानी कि ये क्षेत्र वाइज जो है ना, ये काउंसिलों का गठन भी हुआ है। अब ये क्षेत्र किनसे संबंधित है? अब ये क्षेत्र है संबंधित है, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया आपका, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7-8 जो भी राज्य हैं, तो उनका ये मिलाकर एक क्या होगा, काउंसिल होगी। तो वैसे ही साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो इस रूप से मतलब क्या है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन होगा। चौथा पॉइंट है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। मतलब ये है कि हर राज्य दूसरे राज्य में ट्रेडिंग वर्क जो है कि जो भी कर सकता है, उसकी वो क्या होगी, फ्रीडम होगी। ऐसा नहीं है कि जो कोई राज्य दूसरे राज्य के उत्पाद को एकदम से रोक दे। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब कि होनी चाहिए। तो ये प्रावधान जो करता है हमारा आर्टिकल, ये जो आपका ये टॉपिक है, तो वो इतनी चीजों का प्रावधान ये करता है जो कि राज्यों के सहयोग, आपसी सहयोग को दर्शाने हेतु ये चीजें जो है बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, अब इसमें जो नीचे आपका टॉपिक आता है, अंतर्राज्यीय जल, नदी जल विवाद, जो कि आपका ये पहला ही है। तो इसको हम देख लेते हैं। हालांकि ये विवाद सबसे ये पहले इस विवाद को निपटारा ये करने के लिए ये प्रावधान जो पहले ही यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अगर ऐसा विवाद होता है तो क्या होगा, आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय जल ये विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो ये आर्टिकल भी ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो अब ये क्या क्या होता है, देखिए, अब इस आर्टिकल में दो चीजें लगभग दी गई हैं। तो वो सेक्शन आता है 1 में, और ये दूसरा पॉइंट आता है ये आपका यहाँ पर आता है 2 में। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो संसद क्या इन पर कानून बना सकती है, क्या हो सकता है संभवतः। तो आर्टिकल 262 के ये पहले सेक्शन में यह आपको यहाँ पर दिया गया है कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद जो है कानून ये बनाकर अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल प्रयोग से संबंधित ये विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णयन हेतु उपबंध बना सकती है। मतलब कि ठीक है, तो ये इसमें ये दिया गया है कि संसद के हाथ में ये पावर है कि इस आर्टिकल के अधीन में कि वो अगर कोई दो तीन अगर राज्य आपस में क्या होते हैं, अगर उनके बीच में कोई बात होती है, वाद विवाद, तो उसका निपटारा इस आर्टिकल के अधीन में संसद जो है कर सकती है कानून के द्वारा। ठीक है, और दूसरे वाले में यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय आर्टिकल 262 ए के सेक्शन ए में संबंध में शक्ति का प्रयोग जो है वो ना करे। मतलब मान लीजिए कि सेक्शन जो एक में अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक हो गया, तो वो इसी के अधीन में यह भी प्रावधान कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई और जो भी न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, तो तो ये कानून जो बनाया गया संसद के ये माध्यम से इस विवाद के ये जो है निपटारे हेतु, तो इसके विरुद्ध में कोई जो है न्यायालय की शक्ति का प्रयोग ना करे। तो ये जो है सेक्शन 2 में ये प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो आई थिंक मेरी बात अब यहाँ तक तो समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, अगर ऐसा चीज होती है तो क्या होगा। ठीक हो गया।
तो आ गई है तो मुझे बता दो। अब यहाँ पे होता क्या है कि 262 का ये प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 262 का प्रयोग जो करते हुए संसद दो प्रकार के कानून बना सकती है, जो कि इस सेक्शन 1 में हमने अभी जाना है कि कानून बना सकती है संसद। अब वो कौन कौन से दो कानून बना सकती है वो हम यहाँ पर अब जान लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक की बात सभी के साफ है, क्लियर है। क्योंकि नदी जल ये विवादों से भी कई बार सवाल दिए जाते हैं, तो आइडिया इस पे रहना चाहिए कि कभी कभी सवालों में दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में क्या संसद कानून बना सकती है। तो आपको ये आर्टिकल मालूम होना चाहिए कि हाँ बना सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब 262 का ये जो प्रयोग करते हुए संसद दो कानून ये मतलब ला सकती है। क्या है? नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड एक्ट 1956। ठीक है, एक तो ये है आपका। दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट यानी कि 1956। ठीक है, तो दोनों ही जो है 1956 में आए थे। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, हालांकि इनके बारे में अगर डिटेल में ना भी देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि संसद के बाद में ये शक्तियां मतलब कि हैं, ये चीजें जी कर सकती है। तो चलिए पहले वाले में हम जान लेते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम में इसे अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के नियंत्रण तथा ये विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया था। नदी बोर्ड परिषद की स्थापना के लिए इस अधिनियम को ये बनाया गया था 1956 में। अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई ऐसी चीज आती है तो ये मतलब कि नदियों के संबंध में ये बोर्डों की स्थापना करेगा, और वो बोर्ड जो है निर्णय लेगा कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो इस बोर्ड में उस संबंधित राज्य के सीएम और अन्य लोग भी शामिल होते हैं। ये चीजें आगे अभी आएंगी। दूसरा है आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। यह केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए अस्थायी न्यायाधिकरण का गठन करें। ठीक है, तो मतलब कि ये कुल ये मिलाकर ये ध्यान में ये आपको रखना है कि संसद के पास में ऐसी शक्ति है जो कि कानून ऐसे संबंधों में बना सकती है, और उस कानून के नियोजन के लिए अस्थायी न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। और इसके विरुद्ध में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या अन्य और न्यायालय में नहीं जा सकता, या फिर अन्य न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये स्वतंत्रता मतलब कि संसद को ऐसे केसों में दी गई है। ठीक है, आप लोगों ने बताया नहीं जहां तक की बात समझ में आई है या नहीं आई है। मैं बढ़ूं आगे। अब देखिए, अब जो है, अब ये नीचे की लाइन एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, कोई जल विवाद जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण के अधीन है। मतलब ये जो आपका दूसरा पॉइंट है जिसपे संसद इसके बेस पे भी कानून क्या है बना सकती है। तो अब ये क्या है कि इसके अंतर्गत में एक न्यायाधिकरण जो है ये स्थापित होगा, यानी कि ठीक हो गया। तो क्या होगा कि तो अगर ये स्थापित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये क्षेत्र क्षेत्र के अधिकार से ये क्या होगा, बाहर होगा। मतलब इसके विरुद्ध में, हालांकि ऊपर ही मैंने आपको समझा दिया कि इन सब चीजों के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य न्यायालय का शरण नहीं ले सकता। ठीक है, बस इसमें ये मुख्य बात आपको ध्यान में रखनी है। लगता है किसी को आवाज मेरी आ नहीं है साफ। अगला है, केंद्र सरकार के द्वारा अब तक 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना किया जा चुका है। अब ये कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। इसमें से सबसे नया आपका ये है 10 वाला। तो हालांकि इतने सारे आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, बस आपको आइडिया ये होना चाहिए कि ये होता क्या है और इसके गठन की शक्ति जो है किसके हाथों में है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण की का गठन जो है हो चुका है। तो अब ये केंद्र सरकार का मतलब यहाँ पे है कि संसद, भाई संसद में वहीं से पास होगा तभी केंद्र सरकार उसको लागू करेगी। हालांकि अभी हमने इसको लगभग अभी देखा है कि संसद के हाथों में में इसके गठन की शक्तियां मौजूद हैं। ठीक है ना, उसके बेस पर ही फिर ये केंद्र सरकार इसको लागू करती है। अगला पॉइंट आपका आता है अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि ये पहले वाले से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 200 आपका 63 में आता है। अब इसका गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, अब वो जान लीजिए, क्योंकि ये भी कभी कभी आ जाता है। अब देखिए, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस परिषद का गठन जो है ये किस आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। तो वो है सरकारिया आयोग। ठीक है ना, सभी को मैंने ये लास्ट के सेशन में समझाया होगा कि इस की सिफारिश पर 1990 में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन लोग इस परिषद में
भाग लेने के लिए या सम्मिलित होते हैं, या ये जो परिषद है किन लोगों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि कई बार सवालों में सीएम या मुख्यमंत्री का भी नाम दिया जा सकता है, तो ऑप्शन में ध्यान में रखिए, यानी कि ये पीएम जो होगा तो वही इस परिषद का मुखिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कौन कौन से लोग सदस्य होते हैं ये भी जान लो, क्योंकि इसमें से कई बार सवाल आए हैं। देखिए अब सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अब हालांकि अब ये अंतर्राज्यीय ये क्या है परिषद है, और इसमें एक चीज और ध्यान में ये भी रखनी है कि अब ये किसी एक या दो राज्यों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा परिषद जो है बनाया गया है जिसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, और उनके अलावा और केंद्र शासित जो प्रदेशों के सीएम भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, जहां पर विधानसभा है। ठीक है, और यदि आप तीसरे पॉइंट में केंद्र शासित ये प्रदेशों के ये जो है प्रशासक भी होंगे जहां पर विधानसभा नहीं है, यानी कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो गया। अगला है राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के के गवर्नर भी होंगे, राज्यपाल भी होंगे। हो सकता है कि अगर अगर किसी अगर बात पर इस परिषद की अगर वो होती बैठक होती है, हो सकता है कि उस समय कोई मौजूदा राज्य में वहां पर क्या हो, राष्ट्रपति का शासन हो, तो वैसे केस में फिर वो वहां पर सीएम तो होगा नहीं, तो वहां का राज्यपाल मतलब कि इस मीटिंग को अटेंड करेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पांचवा पॉइंट, तो ये है प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं, होम मिनिस्टर सहित। तो ये तो इनसे ये मिलकर इस परिषद का गठन होता है। ठीक है, एक चीज और इसमें बात ध्यान में ये भी आपको जो है रखनी पड़ेगी, और हो सकता है कि इसमें ये घुमा कर भी आप लोगों से कभी भी सवाल ऐसा लगा दिया जा सके। अब देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें मूल रूप से गवर्नर जो होता है वो इसमें भाग नहीं लेता है, सिर्फ वही गवर्नर भाग लेगा जो जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है आप लोग। तो अगला पॉइंट आता है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए आर्टिकल 263 के अनुसार, ये ऊपर की लाइन है आपकी, यदि राष्ट्रपति यह महसूस करे कि ऐसे परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन जो है क्या है कर सकता है। ठीक है, और साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा इस जो है परिषद के कर्तव्य, इसके संगठन और प्रक्रिया को भी परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि इस आर्टिकल के ये अंतर्गत में अंतर्राज्यीय परिषदों का जो गठन जो होता है वो समय समय पर होता रहता है जब इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये कोई ऐसा परमानेंट सिस्टम ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट ये जो है राष्ट्रपति के हाथों में यह शक्ति है कि वो ऐसे परिषद का मतलब कि गठन जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत में कर सकता है, क्योंकि ये शक्ति जो है इस आर्टिकल से उसको प्राप्त होती है। और इस परिषद में कौन कौन से लोग होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके क्या क्या काम होंगे, अब ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे विषयों पर विचार विमर्श ये करना जिनमें केंद्र व राज्य का साझा हित निहित हो, तो ये एक ऐसा काम है। ठीक हो गया। दूसरा है कि नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु केंद्र व राज्य के समन्वय स्थापित करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि उन विषयों पर विचार विमर्श करना जो प्रधानमंत्री यानी कि अध्यक्ष के द्वारा सौंपे गए हों और राज्यों के समान हित में हो। तो जनरली इसका जो ये काम है, तो बस इतना ध्यान में ये रखना, केंद्र और राज्य के हित वाली चीजों को ही अपनाना और उन्हीं नीतियों को आगे फॉलो करना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य रूप से ये काम होता है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, तो अंतर्राज्यीय ये परिषद का सचिवालय। ठीक है, तो अब इसका एक जो है ऑफिस भी मतलब क्या है, अब इसमें कौन होता है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, किसकी, सचिवालय की। लेकिन परिषद की स्थापना 1990 में हो गई थी, उसके अगले साल जो है इसके सचिवालय की स्थापना मतलब की हुई है। तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो भारत सरकार का सचिव होता है, उसकी देखरेख में जी सचिवालय जो है रन करता है। ठीक, और बाकी जो मेन सदस्य हैं वो मैंने पिछले आपके स्लाइड में समझा दिए हैं। तो चलिए, तो 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें कॉमन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो आपका आता है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं तथा वाणिज्य। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको
छोड़ दूंगा। तो अगला जो मेन इंपोर्टेंट आपका टॉपिक आता है ये रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, क्योंकि अभी बात मतलब कि हुई थी ऊपर, ये नाम भी आया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं और भारत में टोटल कितने क्षेत्रीय परिषदें अभी हैं। तो देखिए, राज्य ये पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 1956 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि 5 क्षेत्रीय परिषदों में टोटल भारत को बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो अब इतने ये नाम तो वहां पर आप लोगों को ये कभी एग्जामों में दिए नहीं जाएंगे बस, लेकिन आपको मूलभूत रूप से ये मालूम होना चाहिए कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और ये पश्चिमी और है, तो इनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो उत्तरी वाले का है नई दिल्ली में, दक्षिणी वाले का है चेन्नई में, पूर्वी वाले का है कोलकाता में और पश्चिमी वाले का है मुंबई में, ठीक है। और आपका एक और है, वो है आपका एक ये है, ठीक है, सेंट्रल ये लेवल से ये मिला हुआ है, यानी कि इसे कहते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय ये परिषद इलाहाबाद, ठीक है। तो ये 5 हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये क्षेत्रीय ये परिषदें जो हैं ये सांविधिक ये निकाय है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि इनका उद्भव संविधान में न होकर संसद के द्वारा अधिनियम के द्वारा बना है। तो ये भी एग्जामों में आ चुका है। तो इसलिए ये जो क्षेत्रीय जी परिषदें हैं ये क्या है, संवैधानिक नहीं है। सांविधिक इसका मतलब है कि ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सिर्फ सांविधिक है। सांविधिक का मतलब यह है कि संसद ने एक अधिनियम के द्वारा इसको क्या बना रखा है, उसको संविधान में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सभी की समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कल पूछूंगा फिर मैं आप लोगों से। चलिए, आप क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों को जान लिया हमने। अब क्षेत्रीय ये परिषदों का जो गठन हुआ है 5 है, तो अब इनके क्या कौन कौन सदस्य होते हैं, थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये सवाल आ सकता है। मैं बहुत ही डिटेल में इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि जो सवाल आते हैं कॉमन बेसिस, बस वही आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए, अब इनमें क्या हुआ, अब क्षेत्रीय ये परिषदों का ये नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ क्षेत्र के लोग शामिल होंगे, नहीं, इसकी हेडिंग के लिए कोई ना कोई हाई लेवल का व्यक्ति भी होगा, ठीक है। अब इसमें कौन 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 होगा वो देखो, केंद्र सरकार का होम मिनिस्टर उसके लिए अधीन में, यानी कि ये इसका मतलब कि सदस्य होगा। और उस क्षेत्र के सभी राज्य के सीएम, ये मुख्यमंत्री। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद की हम अगर बात करें, तो नॉर्थ में जितने अभी जो राज्य हैं, तो उस राज्य के सीएम ये भागों मतलब ये उन राज्यों के संबंधित सीएम इसमें होंगे। अगला है कि उस क्षेत्र में स्थित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। अगर मान लीजिए नॉर्थ अगर रीजन है, नॉर्थ रीजन में या किसी भी रीजन में कोई भी केंद्र शासित अगर प्रदेश होता है, तो वहां पर सीएम नहीं है, लेकिन क्या है, प्रशासक है, तो वो प्रशासक भी इसमें इसका सदस्य होगा। अगला पॉइंट है कि क्षेत्र के ये, ठीक है, ये प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मिनिस्टर होंगे उस क्षेत्र के, ठीक है। ध्यान में ये भी आप लोग को यहाँ तक रखना है। चलिए, तो ये लोग मतलब कि शामिल होते हैं। और इनके अलावा और कौन कौन होता है, तो क्षेत्रीय ये परिषद में ये कुछ अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो कि केवल सलाह दे सकते हैं, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार इस काउंसिल में नहीं होता है। कि जो कि किसी मैटर को लेकर अगर इनकी आपस में क्या होती है, वोटिंग होती है, तो वैसे केस में ये नीचे के 2 लोग क्या है, वोटिंग कास्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना सुझाव दे सकते हैं। वो कौन कौन लोग हैं, तो पहला है आपका उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य के प्रमुख सचिव, ठीक है ना। और उस क्षेत्र के ये प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त, तो ये 2 लोग भी और इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये इनसे सलाह ली जाती है। आगे देखते हैं कि अध्यक्ष, तो केंद्र सरकार के ये जो होम मिनिस्टर होते हैं ना, गृह मंत्री, ये जो है ये 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, जो अभी ऊपर सबसे पहले ये नाम जो है लिखा गया था यहाँ पर। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषदों का क्या होगा, अध्यक्ष होता है। अगर इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में कभी भी कोई भी मीटिंग होती है, तो होम मिनिस्टर ही वहाँ का हेडिंग करता है, यही मतलब कि हेड होता है, ठीक है। बात आप लोग समझिए। अगर उपाध्यक्ष की हम बात करें, तो प्रत्येक राज्य का ये मुख्यमंत्री, ठीक है, तो ये जो होगा उसका उपाध्यक्ष होता है। यानी कि अगर उसमें अगर 5 अगर मान लीजिए किसी क्षेत्रीय परिषद में अगर 6 राज्य हैं, तो 6 राज्यों के जो सीएम होंगे वो उसके उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि वो मतलब होंगे, लेकिन वो 1 बाय 1 जो है रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो है हर साल एक एक
अब बुक करके रह सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षेत्रीय परिषद में जैसे नॉर्थ वाला है या साउथ वाला है, तो मान लीजिए इसमें अगर 6 राज्य हैं, तो 6 राज्यों के जो सीएम होंगे तो वो एक एक साल के लिए जो है क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। तो पहले एक बनेगा, फिर अगले साल दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस टाइप से मतलब कि वो रनिंग में होता है। तो ये उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं। ठीक है। अब इनके अब इस परिषदों का काम क्या है, तो इसको भी अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे पूर्वोत्तर परिषद। ये तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से आएगा। तो अब इसके कार्यों को हम देख लेते हैं। हालांकि इसके जो भी कार्यों के बारे में ज्यादा कभी बस आता नहीं है। तो पहला आपका देश का एकीकरण, मतलब ये परिषदें जो है छिन्न भिन्न वाली अवस्था में ये ना रहे, तो इसलिए इसमें होम मिनिस्टर को क्या है सेंट्रल लेवल से रखा गया है। और इनका मुख्य ये काम होता है देश का एकीकरण जो है बनाए रखना। दूसरा है कि विभाजन के पश्चात के नकारात्मक जो है प्रभावों को रोकना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है राज्य हैं जो कि क्या है विभाजन, यानी कि भारत का जब वो हुआ था विभाजन, या फिर अगर एक राज्य का अगर अगर बंटवारा होता है, तो उसके नकारात्मक नेगेटिव जो भी वो होते हैं इफेक्ट, उनको मतलब कि रोकना। तो ये भी इनका ये काम होता है। अगला तीसरा पॉइंट है आपका केंद्र व राज्य के बीच में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करना। क्षेत्रीय परिषदों में हर राज्य का और हर क्षेत्रीय ये परिषद का दायित्व है कि वो आर्थिक सामाजिक रूप से क्या करे, एक दूसरे का सहयोग करे। तो ये भी काम यही देखता है। चौथा पॉइंट है कि बेहतर व समान नीतियों के ये विकास के लिए अनुभवों एवं ये जो है विचारों का ये जो है आदान प्रदान, यानी कि जो भी नीतियां हैं या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वो विचार है, इनोवेशन है, तो उनको आगे को ले जाना। पांचवा है देश के विभिन्न क्षेत्र में राजनीतिक साम्य स्थापित करना, मतलब राजनीति की मतलब यह है, अब भारत लोकतांत्रिक ये देश है, तो इसमें छिन्न भिन्न वाली ऐसी परिस्थिति बिल्कुल ना आए, तो इसलिए राजनीतिक सामंत को स्थापित भी करना इस क्षेत्रीय परिषदों का ये भी काम है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका मुख्य विकास योजनाओं की सफलता और उसके तीव्रता को आगे जो है बढ़ाने के लिए भी इन सभी का सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये काम भी यही करता है। तो सातवां पॉइंट है अंतिम क्षेत्र वो भाषा के आधार पर, ठीक है, आधार पर ये अलगाववाद को रोकना। मतलब कुछ ऐसे जो है जो भी राज्य हैं जहाँ की भाषा और या क्षेत्र बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो कोई एक दूसरे की को जो काट ना करे, तो यानी कि आपसी विवाद इनमें भी ना हो, तो इस चीज को भी ये दूर करती है। ठीक है, यानी कि सामंजस्यता ये बनाए रखने के लिए ये काम करती है। तो कुल मिला के आप लोगों को बस ये मालूम चल गया है कि अब इनका काम क्या है। ठीक है, वन बाय वन मैंने आपको समझ दिया। अगला जो ये परिषद आता है काउंसिल, इसका मतलब ये है पूर्वोत्तर ये परिषद। ये क्या है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा इसका गठन हुआ था। अब इसमें कितने राज्य शामिल हैं, अब आप लोगों के सामने हैं, जरा एक बार आप लोग भी देख लो। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये कितने हो गए राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये भी सवाल एक बार ये दिया गया था कि पूर्वोत्तर परिषद में कितने राज्य शामिल है। ठीक है। तो ये बेसिक रूप से इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे की ओर अब जो बढ़ रहे हैं, जो कि सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल यहाँ से दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगला अध्याय आता है 19 का, तो उपराष्ट्रपति। तो जरा अब इनके बारे में भी हम जान लें कि इनकी नियम शर्तें, यानी कि इस ये पद के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चलिए अच्छे से इसको आप लोग समझना। उपराष्ट्रपति जो होता है देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक ये होता है। ठीक है। और तो ये पहला कौन सा होता है, जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति भी होता है। हालांकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उस राज्यसभा का ये सभापति होता है। ठीक है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ये जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति की ही भांति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, जो कि ये राज्य विधानसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन इनके में भाग नहीं लेते। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति वाला सेशन आएगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम वहां पे आपको समझा देंगे। तो आप लोगों को कोई आंसर नहीं आ रहे, बाकी लोग कहाँ चले गए।
शायद आवाज नहीं आ रही होगी। कुछ मैंने पूछा है अभी कि देश का सर्वोच्च नागरिक जो है कौन होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, हाँ राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में अब हम और चीजें हम जान लेते हैं उपराष्ट्रपति का जो हमारा सेशन हो रहा है। देखिए आर्टिकल ये 63 में वर्णित है, यानी कि दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान में आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अब चौथा पॉइंट में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण भी नहीं करेगा। ये 64 में दिया गया है। मतलब आप ध्यान लगाओ, यानी कि जो राज्यसभा का सेशन होता है तो उसका उसकी हेडिंग जो है कौन करता है, वो यही करता है, उपराष्ट्रपति ही करता है एज ए सभापति। तो ये आर्टिकल किसमें है, 64 में है। ठीक है। अब 65 में ये है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या परित्याग या पद से हटाए जाने के या अन्य कारणों से अगर राष्ट्रपति के अगर पद की रिक्ति होती है तो उस दशा में उपराष्ट्रपति ही जो है वो ये ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राष्ट्रपति का काम देखेगा। तो ये आर्टिकल 65 में है। ये आर्टिकल एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ज्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ये आपको सारे जो है जो ये आर्टिकल्स ये है आपको समझने होंगे कि आर्टिकल से भी बहुत बार सवाल दिए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि आर्टिकल 66 में, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में है। ठीक है। और आर्टिकल 67 है उसकी जो है क्या है, पदावधि, हालांकि ये 5 साल की होती है। ठीक है। 68 में, ठीक है, तो अब 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की ये पदावधि। तो ये दो रूपों में मतलब की होती है। कैसे होती है ये देखो, आर्टिकल 68(1) में क्या है, उपराष्ट्रपति की ये पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए पदावधि की समाप्ति से पहले ही निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब सपोज मानिए 2000 अगर अगर 22 में उपराष्ट्रपति का पद क्या है, समाप्त होने वाला है जून में मान लीजिए, तो ये जून 2022 से पहले पहले निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका ये नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा, जब ऐसी कंडीशन हो, जब नॉर्मल कंडीशन हो। ठीक है। और दूसरी में है कि अगर वो राष्ट्रपति क्या है, या तो समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को क्या वो मतलब कि सौंप दे, या फिर अन्य कोई कारण हो, यानी कि वो 5 वर्ष की जो अवधि उसको जो दी गई थी उससे पहले पहले वो अगर उसकी सीट जो खाली हो जाए, तो वैसे में क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग या फिर अन्य ये कारणों से जो पद की रिक्ति होती है को भरने के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन जो है ये क्या होता है, कराया जाता है, तथा निर्वाचन तथा निर्वाचित व्यक्ति अपने ये पद की ये ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की ये अवधि तक वो क्या है, पद धारण करेगा। तो ऐसे केस में अगर ये सीट अचानक से खाली होती है तो वो जल्द से जल्द जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचन कराया जाता है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में यहाँ पर रखने वाली हैं। चलिए, तो अगला आर्टिकल 69 है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, अब है उपराष्ट्रपति ये पद की शर्तें क्या क्या है, भाई ये भी तो मालूम चले कि शर्तें हैं क्या जी। तो यह संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ये न हो, पहली चीज ये। ठीक है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति संसद या यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधान ये मंडल का सदस्य है, तो उपराष्ट्रपति के ये पद के लिए निर्वाचित अगर वो हो भी आता है तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से वो उस सदन में उसका स्थान जो है रिक्त समझा जाएगा, यानी कि वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसका वो सदस्य है। ठीक है। और वह किसी लाभ का पद पर धारण वो नहीं करेगा, इस यानी कि सिर्फ वो उपराष्ट्रपति का ही दायित्व देखेगा। ठीक है। चलिए, तो ये थी इसकी मतलब कुछ शर्तें। अब ये पदावधि की बात अगर होती है तो ये 5 वर्ष की इसकी होती है। ठीक है। लेकिन वो कभी भी अपना वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अब देखिए ये सवाल ये बीच में ये कुछ साल पहले ये ट्रेंडिंग में ये जो है हो रहा था, और इससे संबंधित भी कई बार सवाल आए थे।
कि बार-बार कहा जाता था कि भाई राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र वो किसे देगा, या उपराष्ट्रपति जो होगा वो अपना त्यागपत्र वो जो है किसे देगा। तो ऐसे में जो कन्फ्यूजन होता था, तो बस सिंपल ही ये भाषा है कि उपराष्ट्रपति हो चाहे पति हो, तो इन दोनों में से कोई भी अपना पद छोड़ना चाहेगा, तो वो दूसरे वाले को वो मतलब कि अपना रेजिग्नेशन लेटर वो दे देगा। यानी कि उपराष्ट्रपति की बात अगर हो रही है, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर ये राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें ध्यान में यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए आगे हम अब बढ़ते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के द्वारा उसे ये पदावधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है। यानी कि जिस सदन का वो सभापति है, तो उसे पूर्व भी वो इसके द्वारा वो हटाया जा सकता है। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की अवधि के पश्चात भी वो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक कि उसका जो है उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। दैट मीन्स मान लीजिए कि वो जो है निर्वाचन इसके रहते-रहते ये किसी और दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन हो गया उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन वो 10 दिन वो लेट में वो जॉइन करेगा, तो 10 दिन तक जो पहले वाला है, वो ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के कामों को देखेगा। ठीक है? तो ये ऐसी व्यवस्था संसद में ये दी गई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर कोई चुनावी अगर ये विवाद हो, तो अब इसका निर्णय जो है ये कहाँ जाता है और ये कैसे क्या होता है, थोड़ा-सा ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जो ऐसा मतलब हो भी चुका है कई बार। उसके बाद हम आगे की रूपरेखा को हम जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। इसके बाद में कोई भी निर्णय कहीं पर भी ये ये संबंधित नहीं हो सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ये क्या है अधिकार में होता है। ठीक है? चलिए, बस ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। कभी-कभी बिल्कुल ऐसा ही सवाल दे दिया जा सकता है और ऑप्शन में आपको संसद या लोकसभा या राज्यसभा के नाम भी अलग से दिए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। और उपराष्ट्रपति के लिए कार्य दायित्व शक्तियाँ जी क्या-क्या हैं? तो राज्यसभा में सभापति के रूप में और कार्यवाहक राष्ट्रपति के ये रूप में। तो इन्हीं दोनों कामों को बेसिक रूप से ये देखता है। बस इसके अलावा इसके कोई विस्तृत रूप मतलब में ये चीज़ नहीं है। ठीक है? तो चलिए अब इसमें से एक सवाल एक बार ये जो दिया भी गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये काम देखेगा तो क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति का अगर ये पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 6 मास तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य ये कर सकता है। अधिकतम 6 ये ऐसा नहीं कि वो 10 साल तक कोई और नहीं आया तो यही ही बैठा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही काम जो है कर सकता है, क्योंकि उस समय तक कोई न कोई और ये किसी न किसी का निर्वाचन हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने की ये दशा में मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, लेकिन क्या है कि वो सीट नहीं छोड़ा उसने, यानी कि ये क्या बीमार हो या किसी या फिर अन्य देशों में वो गया हुआ है घूमने के लिए। तो मतलब बेसिक रूप से वैसे ऐसे मान लीजिएगा अगर राष्ट्रपति छुट्टी पर है, ऐसे मान लीजिए, तो वो राष्ट्रपति के ये पुनः कार्यों को जो करने तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी यही करेगा। ठीक हो गया? अगर वो छुट्टी पे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या मतलब वो गया हुआ है, बीमार है, तो ऐसे केस में ये उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम देखेगा, इस रूप में भी, ठीक है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता तथा राष्ट्रपति के ये पद संबंधी वेतन भी प्राप्त करता है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति कभी भी अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम अगर कर रहा है, तो वो एक ही काम करेगा, या तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही काम करेगा और अगर नहीं देख रहा है तो सिर्फ सभापति राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेगा। ये वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है? वो इसलिए क्योंकि सर्वोच्च जो पद होता है वो राष्ट्रपति का ही माना जाता है, और अगर सर्वोच्च वाला पद जो है जिसके हाथों में है, अगर वही राज्यसभा की भी हेडिंग करे यानी कि वहाँ का सभापति का भी काम देखे, तो फिर ये जो ये लाइन है ये संविधान के रूप में ये नहीं आती है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो व्यक्ति मतलब कि जो है संवैधानिक रूप में
सही कार्य मतलब कि वो जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो वो यही काम करेगा फिर, यानी कि यही जो है प्रथम व्यक्ति ही माना जाएगा वैसे रूप में। चलिए आगे बढ़े अब भारतीय उपराष्ट्रपति की अमेरिकी उपराष्ट्रपति से ये तुलना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलिए ऐसा कुछ खास नहीं है। अब नीचे हम देखते हैं क्या है उपराष्ट्रपति के लिए बारे में। तो आर्टिकल तो हमने जनरली ये बेसिक वाले इसके अलावा देख लिए हमने, ठीक है। अब इसकी अर्हताएं क्या क्या है, वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु जो है ये पूरी उसकी हो चुकी हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। हालांकि ये उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का परमानेंट सदस्य नहीं होता है, लेकिन सदस्य होने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, ठीक है। तो और कोई केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन में कोई लाभ का पद धारण वो ना करता हो। तो ये सब चीजें मतलब कि इसके हड़तालों में शामिल है, ठीक है। अब ये चुनाव जो होता है कैसे होता है, चुनाव की स्थिति जो होती है वो हम जान लेते हैं, हालांकि राष्ट्रपति की ही जैसी है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है, ठीक है। ये आम निर्वाचन या चुनाव से बिल्कुल अलग है, ठीक हो गया। इसमें होता क्या है कि अभी देखिए, अब इसको मैं एक लाइन में समझा दूं। अभी वर्तमान में होता क्या है कि जैसे कि हम अगर किसी को भी वोट देते हैं तो हम मान लीजिए अगर 5 व्यक्ति कैंडिडेट हैं तो 5 में से किसी एक को ही देंगे हम वोट। वो यही तो होता है मतलब मेन। लेकिन